नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु नथानी। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांस देखने में बिजी थे। अब आजकल वो बच्चों का, बड़े लोगों का, जो कलाकार हैं, सिर्फ उनका ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं को भी नचवाने लग गए हैं और मंच पर ही नचवाने लग गए हैं। और इधर वो डांस देखने में बिजी थे, और दूसरी तरफ एक सपना दिखाया था अंशु जी ने बहुत साल पहले, लगभग लगभग एक दशक पहले, बुलेट ट्रेन का सपना। वो बुलेट ट्रेन जिस देश के सहयोग से हो रहा है, जापान। वैसे तो हमारे देश में जो दिल्ली मेट्रो है और कई अन्य मेट्रो भी है, जापान का भरपूर सहयोग हमें मिला है। जापान अगर ना होता तो शायद दिल्ली मेट्रो का जो सपना था वो धरातल पर भी उतर नहीं पाता। ये भी एक तथ्य है। उस जापान ने लाल झंडी दिखा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी लेकर डांस देखने में बिजी थे। और जापान, जो कि हमारा सबसे भरोसेमंद देश रहा है, सबसे ज्यादा हमारा मददगार देश रहा है, उस जापान को भी अब हम पर भरोसा नहीं रहा। जापान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज की ऐसी पोल खोल कर रख दी है कि अब साहब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चाइना तो जो करता था, कहता था, आप कह देते थे कि दुश्मन देश है। अमेरिका जो कहता था, ये करता था, आप कह देते थे नहीं, अमेरिका का अपना हित है। वो मोदी जी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। वो मोदी को विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु, यूनिवर्सल गुरु बनते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए अमेरिका कर रहा है। विदेशी मीडिया अगर कहे तो आप उस पर कई तरह के सवाल खड़े करते थे। लेकिन जापान जैसा देश, अंशु जी, पिछले 6-7 दशकों में जापान ने कभी भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला, हमेशा मदद के लिए तैयार रहा। जापान, भारत में कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत जापान की वजह से संभव हो पाया। आज वही जापान ये कह रहा है कि मोदी जी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ये सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है। और उससे जुड़े एक एक करके तथ्यों को हम आपके सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने रखेंगे। और दर्शकों से मैं कहूंगा, सबसे पहले इस खबर को देख लीजिए। ये खबर क्या है? हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी एक ट्रेन को झंडी दिखाने चले गए। झंडी दिखाने में उस्ताद है, हर चीज को झंडी दिखाते हुए नजर आते हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जिम्मेदारी लेने से भागते हुए नजर आते हैं। हरियाणा में पीएम मोदी के दौरे की फोटोज, 200 स्टूडेंट्स को हाइड्रोजन ट्रेन में रवाना किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का डांस, प्रदेश अध्यक्ष को भी नचवा दिया इन्होंने। और ट्रेन में चढ़ने को देखी मारा मारी। और खबर क्या थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, वो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच ये शुरू हो गई है, जींद और सोनीपत। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फूलों से सजी 10 कोच वाली इस ट्रेन को देखने के लिए कहा गया कि सुबह से लोग थे, बच्चे मौजूद थे, बच्चों ने इसमें सफर किया। प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे डांस किया वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसमें बीजेपी के तमाम कई बड़े नेता, फतेहाबाद में नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक टुंडाराम, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी, चूंकि उनके मंत्रालय का कार्यक्रम था, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और चूंकि ये हरियाणा की धरती पर हो रहा था, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जाहिर तौर पर ये हाइड्रोजन ट्रेन, हरी झंडी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। लेकिन उसी समय एक दूसरी खबर जो आती है, वो कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करती हुई नजर आती है। और ये दूसरी खबर, ये नवभारत टाइम्स की खबर है, जो दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये खबर क्या है? ये खबर ये है कि जापान ने आरोप लगा दिया, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जो देरी का आरोप जो लग रहा है, उस पर लगा दिया कि भारत लापरवाह है और अपने वायदे पूरे नहीं करता है। और जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, इस प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया गया था, उस लॉन्च के कार्यक्रम में मैं भी गुजरात गया था, चूंकि रेल मंत्रालय में कवर करता था। और वहां पर 2017 में इसको, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को एक भव्य तरीके से लॉन्च किया गया था। दिल्ली से पत्रकारों की एक बड़ी टीम ले जाया गया था, मैं भी था, गुजरात के बहुत सारे पत्रकार थे। लेकिन अब लगभग लगभग एक दशक बीतने को है और इसमें अभी तक कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई है और ना ही ये पटरी पर दौड़ती नजर आ रही है। तो जापान के पूर्व मंत्री ने, जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे अंशु जी, जापान के पूर्व मंत्री ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में आने वाली देरी को लेकर भारत पर लापरवाह और वायदे पूरे नहीं करने जैसे सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। शिनकानसेन तकनीक पर जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने कहा कि मैं खुद भारत में शिनकानसेन प्रोजेक्ट से जुड़ा था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बैठकें और बातचीत में जो बात
सबसे ज्यादा खटकती थी या खटकी थी, वह थी भारतीय पक्ष की बार बार दिखाई गई घोर लापरवाही। और ये लापरवाही उस प्रोजेक्ट को लेकर है जो प्रोजेक्ट गुजरात से मुंबई के बीच में चलना है। तो बाकी देश के बारे में मोदी जी के कामकाज का तरीका कैसा होगा, ये हम और आप इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तो शर्मनाक खबर है। लगातार जो बड़ी बुरी खबर जो अंतरराष्ट्रीय फ्रंट से आ रही है, उसमें से ये एक शर्मनाक खबर है। एक और खबर अमेरिका से बुरी खबर आई है, वो भी हम अपने इस चर्चा के आगे के भाग में इसको डिस्कस करेंगे। अंशु जी। जी जी बिल्कुल संतोष जी, आपने सही कहा कि ये अपनी उपलब्धियों का डंका तो बहुत पीटते हैं, लेकिन जो वादे पहले किए गए होते हैं उनको ऐसे भुला दिया जाता है कि जनता पूछे ही ना। बिल्कुल आपने ठीक किया कि कहा 2015 में ही ये एमओयू साइन हुआ था जापान की सरकार के साथ बुलेट ट्रेन का, और बार बार इसकी डेट आती रही कि अब आएगी अब आएगी। बाद में कहा कोविड की वजह से देरी हो गई, महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण में परेशानी आने की वजह से देरी हो गई, और अब जापान सरकार ने स्पष्ट किया है कि आखिर भारत सरकार की वजह से किन बातों की वजह से इसमें देरी आ रही है। और जो जापान सरकार अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर वो इतना उनका नाम रहा है और उनकी इतनी कहा जाए कि एक साख रही है, उनको भी ये भारत सरकार को कहना पड़ा। और दुखद पहलू ये है कि इतने दिनों में कभी बात नहीं हुई कि जो वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन चलनी थी, और जब ये मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था उसमें इसका बहुत डंका पीटा गया था, कभी मीडिया में अखबारों में ये चर्चा नहीं आई कि भाई वो बुलेट ट्रेन गायब कहाँ हो गई, वो छू मंतर कहाँ पर हो गई, इसकी चर्चा नहीं हुई। और आज भी सरकार अभी कोई डेट नहीं दे पाई है। बता रहे हैं कि शायद 2027 में ये जमीन पर आ पाए बुलेट ट्रेन। यानी हमको एक दशक से ज्यादा बीत गया और हम अभी बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जापान और चाइना जैसे जो देश है बुलेट ट्रेन से भी बहुत आगे बढ़ गए। सुपरसोनिक स्पीड से वो अपनी ट्रेनें बना रहे हैं जो हवाई जहाज की स्पीड के साथ मुकाबला कर रही है। तो ऐसे बनेगा भारत थर्ड इकोनॉमी, ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु कि हम एक बुलेट ट्रेन जिसका की वादा था 10 साल पहले उसको पूरा नहीं कर पाए, और कोई सवाल भी नहीं पूछता है। बड़ी बात तो ये है। संतोष जी क्या कहेंगे कि ये जो सरकार है केवल सपने दिखाती है, बातें करती है, लेकिन वादों को पूरा करने में इनकी कोई सीरियसनेस नहीं है। देखिए बिल्कुल अंशु जी, और हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री जो है वो भारत की यात्रा पर आई थी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, दर्शकों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली का जो दिल्ली मेट्रो हो या इसके अलावा कई अन्य राज्यों की मेट्रो, भारत में कई ऐसी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है जो जापान की मदद से चल रहे हैं, और जापान का बड़ा कर्ज जो है वो भारत पर है। बुलेट ट्रेन का भी सपना जापान की मदद से ही हम उसको साकार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की आदत है, अब भारतीयों को तो पता है, जापानियों को शायद पता नहीं होगी। वो 14 में आए कि भैया विश्व गुरु बनाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, बहुत हुई महंगाई की मार, और ये तमाम वादे करते हुए आए। सत्ता में आए, 1-1.5 साल बाद भूल गए। फिर वो लेकर आए वो स्वच्छता अभियान, आप भूल गए। फिर मेक इन इंडिया, फिर पता नहीं कौन कौन से अभियान लेकर आए, स्मार्ट सिटी लेकर आए, स्मार्ट गांव लेकर आए, एक गांव को गोद लो, 2022 तक गरीबी खत्म, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तमाम ये वादे करते रहे, और जैसे जैसे 22 आने नजदीक आने लगा तो फिर वो 2025 की बात करने लगे। और जब 25 नजदीक आया, यानी 24 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो 2047 का सपना दिखाते हुए नजर आए। एक भी ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा हो उसको पूरा किया हो शायद ही कोई हो। अगर किसी दर्शक को पता हो तो मुझे बता दे कि भैया अगर आपने किया हो। और वाराणसी के लोगों से कहूंगा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लिया था, बतौर सांसद उस गांव की क्या हालत है जरा उसके बारे में बताएं। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जापान का बिफरना, जापान का ये खुलकर कहना, ये अपने आप में बता रहा है, क्योंकि अब ठीक है जिनकी सोचना समझना या भारत के प्रति जिनकी राय संदिग्ध रही हो वो अगर बोले तो चलिए एक बाल को माना जा सकता है। लेकिन जो भारत के प्रति बिल्कुल भी दुर्भावना नहीं रखता, अगर उस धरती से इस तरह की आवाज आ रही है तो ये बता रही है कि हालात कितने ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। और इसको समझना और जानना, इस पूरे बयान को देखिए क्या कहा। जापान के पूर्व मंत्री ने कहा यूरोपीय सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन सेट खरीदने और तकनीकी ट्रांसफर, इन मुद्दों पर भारत के स्टैंड पर उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी है। भारत ने जापान की बजाय यूरोप से सिग्नलिंग सिस्टम खरीदने का फैसला किया, जबकि ट्रेन सेट खुद बनाने का फैसला किया। जापान के पूर्व मंत्री ने बुलेट ट्रेन पर क्या लिखा कि वे चाहे कुछ भी हो जाए अपने वायदे पूरे नहीं करते हैं। ये भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया। सोचिए कितना शर्मनाक है।
वो कह रहे हैं कि मैं पूरा सुना देता हूं कि जापान के पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि वे चाहे कुछ भी हो जाए अपने वायदे पूरे नहीं करते, अगर वे कोई वादा करते भी है तो तुरंत उससे मुकर जाते हैं, वे आखिर तक सिर्फ अपने फायदे की बात करते रहते हैं। जिम्मेदार मंत्री का रवैया तो बहुत ही खराब था, जब सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा रवैया हो तो कोई ढंग की बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने आगे लिखा, उन सभी जापानी लोगों के सम्मान में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया, मुझे यह कहना ही होगा, मुझे 100% यकीन है कि इस प्रोजेक्ट के आगे न बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है। प्रधानमंत्री ताकाइची के दौरे से भी कोई नतीजा नहीं निकला। भारत शिंकानसेन प्रोजेक्ट फेल, सुरक्षा के लिए अहम सिग्नल सिस्टम से जापान को बाहर रखा गया है और जापान के पूर्व मंत्री ने इस तरह के कई आरोप लगाए हैं और जापानी पक्ष का यह मानना है कि भारत ने जो समझौता हुआ था उसके अनुबंध की शर्तों का ठीक से पालन नहीं किया और जिसके लिए उन्होंने सीधे सीधे उस समय जब मामला हुआ था, जब ये इनॉग्रेट किया गया था, तो उस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, इस समय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है और दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं। बुलेट ट्रेन को लेकर किसने ये अजीब सा फैसला किया? बुलेट ट्रेन पर भी ये लाल फीताशाही ये क्यों ऐसे की जा रही है? और बुलेट ट्रेन को लेकर जो सबसे ज्यादा आपकी मदद कर रहा है, आखिर उसके साथ आप समझौता तोड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? और जापानी अखबार तोयो किजाई की रिपोर्ट में जापानी रेलवे इंजीनियरों और विशेषज्ञों के हवाले से चेतावनी दी गई है कि शिंकानसेन का अपना सुरक्षा रिकॉर्ड यानी शून्य दुर्घटना का इसलिए है क्योंकि उसका ट्रैकिंग और सिग्नलिंग सिस्टम पूरी तरह से उसके अपने डिजाइनों के साथ एकीकृत रहता है। जापानी पक्ष का यह भी तर्क है कि जापानी ट्रैक और जापानी ट्रेनों के ऊपर यूरोपियन सिग्नलिंग सिस्टम थोपना तकनीकी रूप से खिचड़ी बनाने जैसा है। उनका दावा है कि दुनिया में आज तक ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ और इससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। इसको इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आपने गाड़ी तो कोई और सी खरीदी, लेकिन वो गाड़ी खरीदने के बाद आप कह रहे हैं कि इसमें टायर में दूसरी गाड़ी का लगाऊंगा। पता नहीं ये किसका फैसला है, ये किसकी समझ है? और ये जापान तक ही सीमित नहीं है। जापान तो चलिए हम एक पल को कह सकते हैं कि ठीक है उनके साथ दिक्कत है, जो भी कह सकते हैं, जैसे आमतौर पर सरकार ये कहती है, जब वो हमारे देश के लोगों को नकार देती है तो जापान के लोगों पूर्व मंत्री को नकारना कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? मान लीजिए कि ट्रेन कहीं और का, सिग्नलिंग सिस्टम कहीं और का, ट्रैक वाला सिस्टम कहीं और का, तौर तरीका कहीं और का, और सब मिक्सअप करके आपने खिचड़ी बना दी और जिस दिन बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ी और अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? साहब जिम्मेदार होंगे? साहब ने तो नोटबंदी के बाद भी कहा था ना अंशु जी, बुला लेना मुझे किसी चौराहे पर, और अब सुनने में आ रहा है कि वो प्लास्टिक वाले नोट लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनके अडानी साहब ने कोई फैक्ट्री लगाई है। अब प्लास्टिक वाले नोट से फिर हमें वो गुट्टी पिलाई जा रही है। बीजेपी के इकोसिस्टम के पत्रकार कह रहे हैं कि इससे नकली नोट पर लगाम लगेगी। जब आपने नोटबंदी की थी और नए नोट लाए थे तब भी आपने कहा था नकली नोट पर लगाम लगेगी। अब प्लास्टिक के नोट कोई पर्स में कैसे रख सकता है? जेंट्स तो आमतौर पर पर्स रखते हैं और पर्स अपने पीछे की पैंट की जेब में रखते हैं। प्लास्टिक के नोट आप कैसे रखोगे? जेब में कैसे लेकर प्लास्टिक के नोट जाओगे? मतलब अव्यवहारिक फैसला, अदूरदर्शितापूर्ण फैसला। समझ नहीं आता कि पूरी की पूरी सरकार आखिर काम क्या कर रही है। लेकिन जापान की तरफ से जो खबर आई है, जापान के पूर्व मंत्री का जो बयान आया है, निश्चित तौर पर शर्मनाक है और भारत सरकार को आगे आकर इसका जवाब भी देना चाहिए और संबंधों में जो खटास आ रही है उसको दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो जापान की मदद से चल रहे हैं। जी, संतोष जी, ये बात तो बहुत गंभीर है, लेकिन वही कहना चाहिए कि इनके वादे हैं तो वादों का क्या कुछ ऐसा ही है कि वादा तो ये भी किया गया था कि 15-15 लाख खातों में आएंगे, लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं और बाद में कहा गया कि ये तो जुमला था। तो यानी कि इनके हर वादे जो होते हैं वो जुमले ही होते हैं। प्लास्टिक के नोटों की बात कही आपने, कोई बात नहीं, 2047 तक का भी इन्होंने समय मांगा है, तो हम आप प्लास्टिक के नोट लेकर, वो उड़ने वाली बस भी आने वाली है अभी तो, गडकरी जी ने कहा है, तो हम और आप प्लास्टिक के नोट लेकर उड़ने वाली बस में बैठेंगे 2047 में, जरूर ये हो जाएगा। और थर्ड इकोनॉमी की क्या है, शायद हम चीन को भी पछाड़ के सेकंड इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन दुखद पहलू यहाँ पर ये है जो आपने बताया कि बुलेट ट्रेन तो अभी तक आई नहीं और दूर की कौड़ी लगती है। बात सही है कि हम पटरियों को भी वैसा नहीं बना पाए कि हमारे यहाँ ही जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं वो उस स्पीड में दौड़ पाए। और रेलवे मंत्रालय का तो कहा ही क्या जाए, माशाअल्लाह। एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने आरटीआई से जानकारी प्राप्त करी थी कि हम एक छोटी छोटी चीज, चोरी तो ट्रेन में संभाल नहीं पा रहे कि कुछ वर्षों में 1,27,00,000 बेडशीट, चादरें, लिलन, ये सब रेलवे से चोरी हुआ। बहुत बड़ा आंकड़ा है।
1,27,00,000। और आरटीआई से पता चला, सरकार तो बताती नहीं, लेकिन सरकार ने खुद इन आंकड़ों को माना है कि पिछले 1 साल में, सुन लीजिए, यात्रियों द्वारा कथित तौर पर चोरी या गायब किए गए सामान में 55 लाख बेडशीट, 4 लाख कंबल, 3.5 लाख तौलिए और बड़ी संख्या में तकिए के कवर और अन्य लिनन शामिल है। तो देख लीजिए कितनी कितनी शर्मनाक बात है। किराए तो आप धड़ाधड़ बढ़ाए चले जाते हैं। आप एक 25 रुपए की भी चाय आप रेलवे में खरीद के पीते हैं, वो भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। खाना जो है उसका हम रोज वीडियो और ये देखते रहते हैं कि किस तरह की उसकी क्वालिटी होती है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जब रेलवे की व्यवस्था ये है, बात आप निजीकरण की करेंगे, बात आप बुलेट ट्रेन की करेंगे, जो अपने यहाँ सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उसके लिए माकूल आपके पास पटरियां नहीं है। सपने आप सही है, मोदी जी ने 2047 के दिखा दिए कि भाई अब 2017 की बात की थी, अब 27 आने वाला है, अब तो पूरा नहीं हुआ, अब 47 में पूरा करेंगे, तब तक राम नाम भजिए और बस इन्हीं सब चीजों में रहिए। तो संतोष जी, क्या इनकी पॉलिसी है? और विदेशों में भी कहा जाए इन सभी समझौतों को लेकर एक तरीके से देश को पीछे धकेलने वाली बात है। हम सेमीकंडक्टर चिप भी लाने वाले थे कितने सालों से, वो भी सारे समझौते ऐसे ही कटाई में पड़े, बहुत सारी चीजें उसमें, कैपिटल भी गया है देश का। तो आखिर पैसा तो जनता का ही जा रहा है, उसकी टैक्स से, उसकी जेब से जा रहा है, तो जवाबदेही कहीं तो होनी चाहिए। जवाबदेही कहाँ है? ये तो नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। अब इनके नए नए जो संघी बने हुए हैं, दिलीप मंडल साहब, उन्होंने एक पोस्ट किया कि आप कोई सा भी मोबाइल उठा लीजिए, उसमें जब मेड इन इंडिया लिखा देखता हूं तो गर्व की अनुभूति महसूस होती है। हमने रिप्लाई किया, अब वो सही सवालों के जवाब नहीं देते। मैंने कहा हाँ, मुझे भी गर्व की महसूस होती थी। अभी मैंने ओप्पो का एक फोन खरीदा, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, फिर सोशल मीडिया पे कंपेन किया, तब मुझे पता लगा कि भैया वो सिर्फ असेंबल इन इंडिया है, उसके सारे पार्ट चाइना से आते हैं और यहाँ पर सिर्फ असेंबल किया जाता है। तो मेक इन इंडिया हकीकत में असेंबल इन इंडिया है, ये इनका जुमला है। अब तमाम मंत्रालयों की बात करूं मैं अगर अंशु जी, सबसे ज्यादा नाकाम और असफल कोई मंत्रालय है तो रेल मंत्रालय। अजीब अजीब से बेवकूफी भरे फैसले करते हैं, अजीब अजीब से फैसले करते हैं। आप तत्काल टिकट ट्रेन पे चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या किया, पहले स्पेशल ट्रेनें चलती थी त्योहार के टाइम में, वो थोड़ा सा महंगा होता था। अब इन्होंने परमानेंटली साल भर ये स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। इसका मतलब आपके पास रैक तो है, मतलब डब्बे तो हैं आपके पास, उसको नॉर्मल ट्रेन में क्यों नहीं चलाते? क्योंकि स्पेशल ट्रेन के नाम पर आप ज्यादा पैसे वसूल करेंगे और स्पेशल ट्रेन आराम से 9 घंटे 14 घंटे, एक बार तो मैं खुद गांव से आ रहा था, करीब 11-12 घंटे वो ट्रेन लेट थी और शायद ही कोई स्पेशल ट्रेन टाइम पर चलती हो। बाकी ट्रेनों की हालत देखिए, नॉर्मल को उसका कैटेगरी बढ़ा दिया, सुपर फास्ट डाल दिया और कुछ डाल दिया, उसका चार्ज बढ़ गया। अब सुपर फास्ट तो कहीं है नहीं, और जो उनकी मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है, वो मैक्सिमम स्पीड में ट्रेनें कभी चलती नहीं है। एक दो शोकेस की तरफ वंदे भारत ले आते हैं, लेकिन वो वंदे भारत की भी सच्चाई बताऊं, मैं दतिया गया था, वही नरोत्तम मिश्रा जी वाले दतिया में शक्तिपीठ गया था। वहां से जब मैं वापस आ रहा वंदे भारत में, इतनी गंदी ट्रेन थी, इतनी बुरी हालत थी वंदे भारत की, प्रीमियम किराया देने के बाद भी मुझे उस गंदी ट्रेन में आना पड़ा। अब बेवकूफी भरे फैसले में क्यों कहता हूं, मैं आमतौर पर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करता नहीं। रेल नीट, ये पानी था 15 रुपए लीटर बिकता था, इसको घटाकर किसी ने 14 रुपए कर दिया। अरे 15 रुपए में तो लोग 20 रुपए में ट्रेन के अंदर बेचते हैं कि 5 रुपए खुले नहीं और पता नहीं किस किस नाम पर। अब कौन सा ट्रेन पे बेचने वाला वेंडर है जिसको आप 15 रुपए दोगे और वो एक का सिक्का आपको खुला दे देगा? नहीं देगा। किसने कहा कि आप 15 रुपए की कीमत को घटा के आप 14 कर दीजिए? ये बेतुका फैसले है। आप ढंग से खाना नहीं दिलवा पा रहे हो, आप सही तरीके से खाना नहीं दिलवा पा रहे हो, लगातार आपने सही कहा वीडियो की भरमार है, पेंट्री सर्विस को आप कभी भी ठीक नहीं कर पा रहे हो, आप जुर्माना लगाते हो फिर भी वही रहता है। इसका मतलब आपका डर खत्म हो गया है। रेलवे की सिक्योरिटी अपने आप में एक बड़ा इश्यू बन गया है, टाइम टेबल अपने आप में एक बड़ा इश्यू बन गया है, और बार बार ये भारतीयों को जलील किया जाता है। उस टिकट पे लिख देते हैं कि भैया आपकी टिकट का इतना पैसा जो है वो भारत सरकार वहन करती है। अपने घर से लाते हैं क्या ये पैसे? क्या सोनी वैष्णव अपने घर से वो पैसे लाते हैं क्या? हमारे टिकट का पैसा जो हमारे टिकट पे लिख देते हैं कितना पैसा आप देते हैं, या मोदी जी अपनी जेब से लाते हैं? वो भी इसी देश के टैक्स पेयर का पैसा है, और वो भी कब? आप टिकट कैंसिलेशन के नाम पे ले लो, आप वेटिंग टिकट अपने आप कैंसिल होता है उसका पैसा काटते हैं, जितनी सीटें होती हैं उससे कई गुना ज्यादा वेटिंग टिकट काट देते हैं, जब अपने आप कैंसिल होगा तो भी आपका पैसा कटेगा। हर तरीके से आप लूट रहे हो। आपने बुजुर्गों को दी जाने वाली छूट खत्म कर दी है, आपने बाकी कैटेगरी की दी जाने वाली छूट खत्म कर दी है, आपने पीआईबी पत्रकारों को जो छूट मिलती थी वो आपने खत्म कर दी है, आपकी अपनी छूट बनी हुई है।
मंत्रियों की, सांसदों की छूट बनी हुई है, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं हुई। और रेलवे की हालत, रोजाना 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलता है और रेल की पटरियों पे दौड़ती है, और लगभग लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं, और उस मंत्रालय का भगवान ही मालिक है। जब बुलेट ट्रेन जैसे फ्लैगशिप परियोजना, और एक बात और है, आप इस देश के किसी भी रेलवे ट्रैक पे निकल जाइए, 400-500 किलोमीटर की यात्रा कीजिए, जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है उसके दोनों तरफ आप दीवार खड़ी करते हो, वो माना जा सकता है कि ठीक है, वो बहुत जरूरी है। जहां अवैध अतिक्रमण का खतरा है, मान लीजिए दिल्ली में, या बड़े शहर देहरादून में, या उससे बड़े शहर आप चले जाइए पटना में, लखनऊ में, जहां आपको लगता है कि अतिक्रमण हो रहा है, वहां आप दीवार खड़ी कर दीजिए, वहां तो ठीक है। लेकिन खेतों में, गांव में से गुजरने वाले, जहां कहीं कोई अतिक्रमण नहीं होता, कोई गांव वाला अतिक्रमण नहीं करता है, वो जहां तक खेती होती है वहीं तक खेती करता है, पूरे रूट पर आप दोनों तरफ दीवार खड़ी कर रहे हो। बेमतलब का खर्चा है, बेमतलब का खर्चा, वही बताता हूं क्यों खर्चा हो रहा है। फिर आप स्टेशनों पर देखिए, आप ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हो, आप उस पे लिफ्ट लगाए जा रहे हो, आप एस्केलेटर लगाए जा रहे हो। जैसे दतिया की बात बताता हूं मैं आपको, वहां पे लिफ्ट बनी हुई है, बंद रहती है, एस्केलेटर है, चलता नहीं है, फिर भी ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। पूरे देश में कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में जो कमीशन होता है वो ज्यादा होता है, कोई फायदा नहीं है। अनावश्यक काम, जहां फुटओवर ब्रिज की जरूरत है बनाइए, जहां अंडरपास की जरूरत है बनाइए, जहां एस्केलेटर लगाने की जरूरत है लगाइए, जहां लिफ्ट लगाने की जरूरत है लगाइए, जहां स्टेशन पर टॉयलेट बनाने की जरूरत है बनाइए, लेकिन उस टॉयलेट में ताला तो मत लगवाइए, लिफ्ट को लॉक तो मत रखिए, एस्केलेटर को बंद तो मत रखिए। ये इसके बावजूद भी अगर बनाते हैं तो ये सिर्फ लूट तंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसमें इस तरह की खबरें आती हैं। और एक खबर और मुझे लगता है कि मुझे वो भी दर्शकों को बताना चाहिए कि सरकार किस तरह से सरेंडर की मुद्रा में आ चुकी है। देशवासियों को तो आप देते रहते हो झांसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-4 एंकर को बिठा के एक वो दिया था, अंशु जी बाहर से, विदेश से आए थे ना, तो बड़े गजब दिया था। वो मेरा चाबहार प्रोजेक्ट है, मेरा बड़ा कामयाबी है, मेरा बड़ा ये है, मैं चाबहार चाबहार पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। उस चाबहार की हालत ये थी कि एक बार अमेरिका ने हड़काया, आप उस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट हुए थे जी भारत के, आप उसको छोड़कर भाग आए। मैं जानबूझकर भाग आए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आप अमेरिका से डर गए। उसमें इन्वेस्टमेंट भारत का था, और मोदी ने बिल्कुल सही इंटरव्यू दिया था, वो हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत जरूरी था। तो फिर छोड़ के क्यों भागे, क्यों डर गए अमेरिका से, क्यों इतना डर लगता है अमेरिका से? और अब अमेरिका क्या कर रहा है आप सोचिए, हमारे पैसों से बना हुआ है ये, हमारे और आपके टैक्स पेयर के पैसों से बना हुआ है। हमारी सरकार छोड़ के भाग गई है, और अब भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर, जो कि ईरान का हिस्सा है, अमेरिका उसको लगातार निशाना बना रहा है, उसके कंट्रोल टावर को निशाना बना रहा है। और अमेरिका का यह हमला सिर्फ ईरान पर हमला नहीं है, वो भारत को भी अपनी औकात और हैसियत में नापने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री को भी नापने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य की बात होती कि अगर भारत का कोई ताकतवर प्रधानमंत्री होता तो शायद वो अमेरिका को आईना दिखाता कि खबरदार, इसमें पैसे हमारे लगे हैं, हम इसको छोड़ के आए हैं, लेकिन फिर हम यहाँ जाएंगे और इस पर आप हमला नहीं करोगे। लेकिन क्या करेंगे, जी प्रधानमंत्री बिल्कुल सरेंडर सही। है। और अमेरिका के बाद, चाइना के बाद, रसिया ने भी साथ छोड़ा। दुनिया के कई देश एक तरह से भारत से अलग होते हुए चले जा रहे हैं, और आप तो जापान ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आज मैंने एक स्टोरी करी थी इससे पहले, मोदी जी की चुप्पी पर नाम दिया गया था मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह, वो तो फिर भी कुछ बातों पर बोल देते थे। अब तो हकीकत में नामकरण बदलने का समय आ गया है, और मौन मोदी कहा जाना चाहिए। मोदी की रहस्यमयी चुप्पी, मोदी की घातक चुप्पी अब इस देश के लोगों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा। पूरे देश में गुस्सा फैल रहा है, नीट के मसले पर हो, कॉकरोच जनता पार्टी के मसले पर हो, महंगाई के मसले पर हो, पेट्रोल डीजल की कीमत के मसले पर हो, लेकिन मोदी जी निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा ईवीएम पे ज्यादा नहीं है, उनको भरोसा ज्ञानेश कुमार पे है। पहले राजीव कुमार, फिर ज्ञानेश कुमार, इसकी जगह पे कोई और कुमार होंगे। पूरी दुनिया में भारत की भग पिट रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति तो ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। अब वो डर वाली चुप्पी है, रहस्यमयी चुप्पी है, लेकिन उनकी हर मौके पर चुप्पी जो है वो भारत को बड़ा परेशान कर रही है, भारत के लोकतंत्र को एक बड़ा परेशान कर रही है। बाकी तो जनता देखे, दर्शक देखे। जी अंशु जी।
बिल्कुल, ये कॉम्प्रोमाइज़्ड एक तरीके से वो पूरी नीति है, जिस तरह से भारतीय हितों को, देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ होके कुर्बान किया जा रहा है और टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, वो हर कोई देख रहा है। बात चूँकि हमने रेलवे की और बुलेट ट्रेन की शुरू की थी, उसमें एक बड़ा पहलू ये है कि इन्हीं के सरकार में पहले रेलवे का अलग बजट आता था। देश को पूरा सब कुछ पता चलता था कि भाई कितनी नई ट्रेनें आई, कितने ब्रॉड गेज, कितने गेज चेंज किए गए, कितने किलोमीटर पटरी बढ़ी, कितने किराए बढ़े, कब-कब किराए बढ़े। अब कोई जवाब नहीं देना है। इनकी सरकार ने यही सीखा है, कुछ मत बताओ, कोई जवाब मत दो, जब चाहे मन चाहे किराया बढ़ाओ, कोई भी नीति है वो थोपते जाओ। जनता जनता तो बनी हुई है कि इसके ऊपर बोझ लादना है, लादते जाओ। तो दर्शकों, आपसे अंत में यही कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो रेलवे का बजट है, इस बजट को फिर से लोगों को जानने का पूरा-पूरा हक है, या फिर एक कम से कम ऐसी नीति आनी चाहिए कि कब किराए बढ़ रहे हैं, क्या बोझ लादा जा रहा है, वो लोगों को पता लग सके। आपको हमारी आज की ये चर्चा कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि हम लोगों की पत्रकारिता इसी निर्भीक तरीके से जारी रहे, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और बाकी भी अन्य वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। देखिए, अंशु जी ने बिल्कुल सही कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि आप जितना हमारे साथ जुड़ेंगे, देखिए कई बार होता है कि YouTube जो है आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर रखा है, लेकिन वो नोटिफिकेशन देता नहीं है। आप समझ जाते हैं कि भैया YouTube हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब पर सरकार का प्रेशर होता है, दबाव होता है, लेकिन इन दबाव को दूर कौन करेगा? ये कैसे दबाव दूर हो सकता है? 140 करोड़ जनता में से अगर 10-20 लाख भी जनता खड़ी हो जाए तो ये दबाव दूर हो जाएगा। नोटिफिकेशन जाने बंद हो जाते हैं, लोगों के पास जो ये वीडियो दिखता है ऑटोमेटिकली वो दिखना बंद हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मोबाइल से वीडियो खुद देखिए और कम से कम अगर आपने 5 लोगों को भी फॉरवर्ड कर दिया और ऐसे 100 लोगों ने भी कर दिया और तुरंत कर दिया, तो यूट्यूब को लगेगा कि नहीं, अब हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि इस देश की जनता इस वीडियो को देखना चाहती है। आखिर उसको भी तो अपना मार्केट चलाना है, अपना धंधा पानी चलाना है। तो आप थोड़ा-सा सजग रहिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करके कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कम से कम 5 लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि यूट्यूब भी मजबूर हो जाए इस तरह की स्टोरी का नोटिफ़िकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए। और अगर आपको कोई तकलीफ हो, तो याद कीजिएगा, आपके शहर में जो मेट्रो चल रही है या आपके शहर में जो मेट्रो आने वाली है या आज से 10 साल या 20 साल बाद कभी कभी तो कोई ऐसी सरकार आएगी जो हकीकत में बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करेगी, तो वो इसी जापान की मदद से होगा। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, जुड़े रहिए, बने रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और अगर स्पेशल व्यूअर के तौर पर, स्पेशल मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को स्पेशल व्यूअर मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। मुझे और अंशु जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। हम इसी तरह से बेबाक तरीके से आपकी बात करने के लिए, हमारी नहीं, आपकी बात करने के लिए आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।